डच बोलते हैं। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि वहाँ पे 1950 से लेकर 1960 के बीच में बेल्जियम में एक तरह का सत्ता के बंटवारे को लेकर एक विद्रोह हुआ, एक आंदोलन चला। उस आंदोलन में क्या था कि जो डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे जनसंख्या में अधिक थे, लेकिन सत्ता क्या थी उनके हाथ में नहीं थी। दूसरी बात, अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो जो डच भाषी जो लोग थे वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, जबकि फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो सिर्फ 40% थे, यानी कि 40% थे, लेकिन उनके पास सत्ता का जो पावर थी वो उनके हाथ में थी। और अगर इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की हम बात करते हैं तो वो भी क्या थी, उनकी ज़्यादा पावरफुल थी। इस बात को लेकर वो लोग ज़्यादा, उन डच जो लोग थे उनकी मांग थी कि जनसंख्या में हम ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सत्ता मतलब नाम मात्र की भी नहीं है। तो जो उनके बीच में एक हिस्सा है, मतलब एक आंदोलन चला, और बाद में लास्ट में क्या हुआ कि उन दोनों ने मिलकर, डच और फ्रेंच भाषाई लोगों ने मिलकर एक समझौता किया, और समझौते के अनुसार क्या हुआ कि सत्ता को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। जहाँ पे मतलब डच भाषी लोग मतलब ब्रुसेल्स था, वहाँ पे भी क्या हुआ था कि डच जितने मतलब कैबिनेट में जो मंत्री थे उतने ही डच भाषी बोलने वाले रहेंगे, उतने ही फ्रेंच बोलने वाले हैं। सत्ता का बंटवारा उन्होंने 3 स्तर पर किया। पहला उन्हें केंद्र पे, दूसरा उन्होंने स्टेट लेवल पे, और तीसरा उनका जो था वो था कि लोकल गवर्नमेंट के रूप में। तो लोकल गवर्नमेंट में जो उन्होंने सत्ता का बंटवारा किया था वो किस तरह से किया था कि जहाँ पे डच भाषी लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे डच भाषी उन लोगों को ज़्यादा पावर मिलेगा, जहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा बोलने वाले वहाँ पे फ्रेंच भाषा वाले लोगों को पावर मिलेगा। तो इस तरह से जब वहाँ पे सत्ता का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोगों के बीच में हिंसक जो आंदोलन होते थे, जो टकराव था, वो ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसी में हम कि श्रीलंका आपका जो कि हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमारा पड़ोसी देशों में आता है। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। हम 1947 में आज़ाद हुआ था, हमसे 1 साल बाद में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। श्रीलंका जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में जब श्रीलंका में जब वहाँ का कानून बनाया गया, उनका संविधान बनाया गया 1956 में, जब वहाँ के श्रीलंका का संविधान बनाया गया, तो उस संविधान में क्या हुआ कि जो सिंगली भाषा, जो कि जिस तरह से हमारी हिंदी भाषा राजभाषा है, इसी तरह से जो सिंगली है वो सिंगली जो भाषा है वो क्या थी, श्रीलंका की राष्ट्रभाषा बनी। तो कानून उन्होंने अपने संविधान में सिंगली भाषा को क्या हुआ, राजभाषा घोषित किया गया। और 1956 में जब श्रीलंका का संविधान बना तो उसमें सिंगली जो भाषा उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया, राजभाषा घोषित किया गया। वहाँ पे जो विश्वविद्यालय हैं या सरकारी नौकरियाँ हैं या फिर जो एजुकेशन है, उसके अंदर जो प्राथमिकता दी जाती, इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वो सिंगली भाषी लोगों को ज़्यादा दी गई थी। बौद्ध धर्म को अपना उन्होंने राष्ट्र धर्म घोषित किया, लेकिन वहाँ पे एक क्या गया कि जो तमिल भारतीय थी, यानी कि भारत के जो तमिलनाडु जो राज्य है, यहाँ से जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस टाइम में यहाँ के तमिलनाडु से उनको गिरमिटिया मजदूर बना के श्रीलंका ले जाया गया था। तो उन तमिल जो भारतीय हैं उनको क्या गया, उनको संविधान में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई। और आज भी क्या है, श्रीलंका के बीच में और भारतीय तमिलों के बीच में अक्सर झड़प होती रहती है, जिस वजह से आज भी श्रीलंका में क्या है कि तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि आज भी श्रीलंका गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है, जबकि बेल्जियम एक शांतिपूर्ण देश बन गया है जिसने सत्ता का बंटवारा कर लिया। तो जब तक सत्ता का बंटवारा नहीं होता है तब तक क्या होता है कि कोई भी देश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बेल्जियम में हो, या चाहे वो भारत हो, कोई भी देश हो, अगर उनमें इसी तरह से भेदभाव किया जाएगा सामाजिक स्तर पर, तो उसमें क्या होता है, अक्सर वो गृह युद्ध की स्थिति में फंस जाता है। अब देखिए आप बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। पहला उसने क्या किया कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान गई। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, 3 स्तर पर सरकार बनाई गई, एक स्टेट गवर्नमेंट, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी बनाई थी लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी, केंद्र सरकार जो बनाई गई थी, उसमें फ्रेंच और डच दोनों भाषा के लोगों को समान सत्ता में बंटवारा किया गया। दूसरा था केंद्र सरकार के अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि राज्य सरकारों केंद्रीय सरकार के अधीन रहेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व
स्वीकार कर लिया। यानी कि ब्रुसेल्स में क्या है, केंद्र सरकार, जिस तरह से हमारे देश में ना दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार है, ठीक इसी तरह से ब्रुसेल्स में केंद्र सरकार है, जिसमें डच और फ्रेंच दोनों को समान सत्ता का बंटवारा किया गया है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया, जबकि लोकल जो गवर्नमेंट है उसको स्वतंत्र रखा गया है। और उसमें क्या है कि जहाँ जिस भाषा के लोग अधिक होंगे उसी भाषा के लोगों को ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा करने से क्या बेल्जियम में शांति बन गई और वहाँ पर किसी तरह का कोई सामाजिक टकराव नहीं होता है। इसके विपरीत देखो श्रीलंका में इससे उल्टा हुआ। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है बेटा? सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी ऐसी कंट्री है जिसमें सामाजिक स्तर पर भेदभाव हो, चाहे वो श्वेत हो, चाहे वो अश्वेत हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, किसी न किसी, चाहे वो रंग के आधार पे हो, भेदभाव जरूर होता है। अगर हम देखते हैं कि एक ही गाड़ी के 2 हैंडल लगा दिए जाए और दोनों हैंडल से गाड़ी चलाने की कोशिश की जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए क्या ज़रूरी है कि सामाजिक स्तर विभिन्नताओं को मिटाने के लिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है। और जब तक सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तब तक कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। अब है सत्ता की साझेदारी के रूप कितने हैं, कौन कौन से कितने रूप में बांटा गया है? सत्ता की साझेदारी के अगर रूप में बात करें तो 4 रूपों में बांटा गया है। पहला क्या है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि सत्ता को जैसे केंद्र सरकार होती है, किसी भी देश में क्या है, विधायिका जैसे संसद है, कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल है, न्यायपालिका जो हमारा कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इस प्रकार से क्या गया है कि सत्ता को 3 अंगों में बांटा जाता है। तीसरा क्या है, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता के बंटवारा हो सकता है, जैसे कि पूरे देश के लिए एक सामान्य केंद्र सरकार होगी और क्षेत्र यानी कि जो राज्य है उनके अंदर अपनी अपनी राज्य सरकार अलग अलग बनाई जाती है। ठीक है। तीसरी क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, जो कि सामान्य जो है कि स्थानीय स्तर पर जो सरकार को देखभाल करती है। पंचायती जिसको कहते हैं पंचायती राज। अगला क्या है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा ना कि बेल्जियम में क्या था, भाषा के आधार पर सत्ता का बंटवारा था, जबकि श्रीलंका में जो था वो क्या था, वो था भारतीय मूल तमिल और सिंगली भाषा के लोगों के बीच। तो इस प्रकार सामुदायिक टकराव को कम करने के लिए भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। चौथा है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा भी शासन को प्रभावित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन समूह ये क्या हो सकते हैं, ये कोई भी सरकारी नौकरी या किसी मतलब एक डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी भाषा का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति के ऊपर हो सकता है, या कोई भी रंग भेद के ऊपर हो सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसे वाले अमीर लोगों के द्वारा जो सरकार को चुनाव के टाइम में चंदा देने वाले के दबाव समूह के रूप में काम कर सकते हैं। तो इन लोगों के द्वारा भी क्या होता है, अक्सर पार्टियों के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव बनाकर सत्ता को प्रभावित किया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इसमें मैंने आपको 3-4 चीज़ें कराई। पहला क्या है कि सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम का उदाहरण दिया जिसमें भाषा डच और फ्रेंच भाषा के आधार पर सत्ता का बंटवारा किया गया था। श्रीलंका का बताया जो तमिलों को सिंगली भाषा को इम्पोर्टेंस देके तमिलों को उसमें दरकिनार कर दिया गया था। इसके बाद में श्रीलंका में के बाद में आपको क्या बताया कि बेल्जियम की साझेदारी किस तरह से की गई थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के आधार पर 3 भागों में बांटी गई थी। और उसके बाद में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और बाद में सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे।